नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज की। ये पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान इस धरती पे रह रहे हैं, सबकी सोच अपनी अलग अलग है। एक ऐसा इंसान भी होगा जो कहता है कि सबको लिबर्टी मिले, सबको अपनी आजादी हो, जो वो करना चाहे वो करे, लेकिन सरकार उसके काम में कोई इंटरफेयर ना करे। अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है तो उसको लिबरलिज्म कहा जाता है। मैं डिस्क्राइब करूंगा, एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस बंदे को साइड में हटा दो। अब आपको कोई ऐसा बंदा मिले जो ये कहे कि नहीं, सबको अपनी मर्जी पे मत छोड़ो, सभी काम सरकार के हाथ में दे दो, जो सरकार कहे वही सब कुछ हो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ना हो, वहां पब्लिक सेक्टर हो। और जब पब्लिक सेक्टर होता है तो वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्लियर है? इसको कहते हैं मार्क्सिज्म। और इन दोनों को ही हटा दो। अब आता है यहाँ पे जो कहते हैं गांधी जी के विचार को, जो अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा मतलब जो खून खराबे की बात नहीं करते, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। ये गांधी जी के विचार है, जो चाहते हैं कि राज्य ऐसा हो जो वेलफेयर के अकॉर्डिंग हो, लोगों का कल्याण करे, मतलब कि समाज में समानता हो, लिबर्टी हो, सब कुछ, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी सब हो, बट कोई भी स्टेट ऐसा ना हो जो वायलेंस को प्रमोट करे। ठीक है दोस्त, तो ये तो गांधी जी के विचार जैसे हो गए। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा, जो टोटल लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है, टोटल लिबर्टी को, और स्टेट को कहता है कि वो मिनिमम काम करेगी, मैक्सिमम काम लोग खुद कर लेंगे। जहां पे हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिबरलिज्म। अब जब बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे सिस्टम सारा आपके गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। कार्ल मार्क्स की बात यहाँ पे आएगी। मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, और गांधी जी की विचार गांधीज्म कहलाती है। तो भैया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, भैया प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में हो, या बेसिकली आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरीज, जिसमें आपका लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म आएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोज आप मिस कर दोगे और पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग आप मेरी कोई वीडियो देख नहीं पाओगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरीज अब होता है, और जिसमें सबसे पहला आपका आता है कौन सा, लिबरलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उदारवाद की, लिबरलिज्म की। बेसिकली ये जो उदारवाद है, ये किससे, लिवर शब्द से बना हुआ है। और लैटिन के जो ये लिवर शब्द है, इसका मतलब ही होता है स्वतंत्र, फ्री। और लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, उदारवाद। उदार मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है उदार, जैसे कि हिंदी में इसको उदारवाद कहा जाता है। देखो उदार मतलब होता है खुलापन, जहां पे लोगों को आजादी हो, फुल फ्रीडम हो, उदारवाद। और वाद मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, तो वाद मतलब विचारधारा, उदार मतलब खुलापन, यानी कि ऐसे विचार या ऐसे लोग जो इस विचार को मानते हैं कि समाज में, सोसाइटी में सबको खुलापन हो, आजादी से लोग रहे, जो चाहे वो करे, मार्केट सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग चले, ना कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चले। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि लोगों को वो प्रोटेक्टिव रखे और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, सिंपल ये काम हुआ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिबरलिज्म की यहाँ पे बात आती है। तो लिबरलिज्म, लिवर सबसे बना है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता को, लिबर्टी। ठीक है, और इसी लिबर्टी को डिनोट करता है हमारा उदारवाद। उदारवाद एक बहुत मतलब बड़ी विचारधारा है, एक बहुत बड़ी विचारधारा, जिसका जड़ जो है बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा प्राचीन समय से कब से चलता आ रहा है। यहाँ पे आपको दो इंसान दिख रहे होंगे, बेसिकली इनको ही उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब उदारवाद का जनक देखो, यहाँ पे दो बंदे हैं, होब्स हैं दोस्तों, ये होब्स है और ये आपके जॉन लॉक। ठीक है, होब्स और जॉन लॉक दोनों ही उदारवाद के सबसे पहले विचारधारक है। ठीक है, थिंकर्स हैं, सबसे पहले ये है, फिर इसके बाद ये आए थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फादर्स ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, कि लिबरलिज्म के जो पिता हैं, जनक हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, वो जॉन लॉक को कहा जाता है। ऐसा क्यों और किस लिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हुआ ये था, जब लिबरलिज्म की बात चल रही थी तो उदारवाद में ये कहा गया एक शासक होगा अपना, और ये शासक जनता पर राज करेगा, यानी कि राजा और प्रजा वाली बात आ गई। इनका ये कहना था कि जनता ने ही राजा को बनाया है, और राजा, अब जनता ने बना दिया राजा को, तो राजा जो चाहे वो करे। ठीक है, लेकिन अगर राजा कोई ऐसा काम कर रहा हो, बेशक जनता उससे खुश हो या ना हो, तो वो राजा के अगेंस्ट में विद्रोह नहीं कर सकते, अपोजिशन में या उनके अपोज में कोई भी मूवमेंट नहीं चला सकते। ठीक है दोस्त, कोई मूवमेंट होता है, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते जिससे राजा को हटाया जा सके। राजा एक बार बन गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो डिक्टेटर क्यों ना बन जाए। ये कहना है होब्स का। जब इन्होंने डिक्टेटर की बात कर दी, डिक्टेटरशिप की बात करती, तानाशाही की बात कर दी, जिसके कारण से इनको नहीं माना गया उदारवाद का स्पेशल जनक, यानी कहते हैं पिता।
लेकिन सबसे पहले थिंकर के रूप में, उदारवाद के रूप में होब्स को ही माना गया। ठीक है दोस्त, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा भाई, जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पे राजा से बात करेंगे हम, स्टेट को बनाया है लोगों ने। लोगों ने किस लिए बनाया है? लोगों के पास राइट्स है जो कि ऊपर से, यानी कि किसी जनता को जो राइट मिले हैं वो किसी सरकार ने नहीं दिए। और जो लोग कहते हैं सभी इंसान को 3 राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लाइफ यानी कि जीवन का, स्वतंत्रता का, और किसका? प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का। ये तीनों जो अधिकार है ये सभी को मिले हुए हैं, जो कि किसी राजा ने नहीं दिए, बल्कि राजा को इसलिए बनाया गया है ताकि वो इन राइट्स को प्रोटेक्टिव रख सके, सुरक्षित रख सके लोगों के इन राइट्स को। अगर कोई राजा इन राइट्स को सुरक्षित नहीं रख सकता तो लोगों को ये राइट्स होगा, ये अधिकार होगा कि ऐसे राजा को गद्दी से हटा दिया जाए, ऐसा राजा को हटा दिया जाए। उसको कोई हकदार नहीं है वो गद्दी में बैठने का, अगर वो इस राइट्स को सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूं, ऐसा जोन लोग कहते हैं। तो जोन लोग यहाँ पे ये भी कहते हुए दिखते हैं आपको कि अगर राजा तानाशाही है तो उसको हटाया भी जा सकता है, जो कि होब्स यहाँ पे मना कर रहे हैं। तो इसलिए जो जोन लोक है इनको ही उदारवाद का जनक यानी कि पिता माना गया है। तो ये तो बात होगी उदारवाद का राइज का, कि किस प्रकार से उदारवाद का राइज हो पाया। और ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि उदारवाद का एक टाइम पीरियड हो कि इस समय से इस समय उदारवाद का जन्म हुआ, नहीं दोस्त। ऐसे ये कहा जाता है कि उदारवाद सबसे पहले क्लासिकल उदारवाद था। क्लासिकल उदारवाद में बेसिकली इस चैप्टर के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर मैंने डीपली वीडियो डाल रखी है, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको देख लेना। मैं फिर ब्रीफ में बताता हूं। यहाँ पे उदारवाद पे क्लासिकल रूप है जहां पे ये कहा जाता है कि जो स्टेट है, क्या स्टेट है वो सबसे ऊपर है, स्टेट के बाद सबको माननी पड़ेगी। लेकिन जब मीडिएवल पीरियड आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट प्लस रिलीजन की बात आने लग गई। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड आ गया तो यहाँ पे अब इंडिविजुअल किसकी बात होने लग गई। एक स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, अब लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट प्लस रिलीजन, जो भी धर्म में यानी जो चर्च कहेगा वही होने वाला था आपका मीडिएवल पीरियड के अंदर। मैं लिबरलिज्म की बात कर रहा हूँ, इसका राइज कैसे कैसे हुआ। एंड मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पे इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंस हो गया पॉलिटिक्स के अंदर। अब पॉलिटिक्स में से धर्म और राजनीति दोनों अलग कर दिए गए, चर्च की सत्ता अपनी अलग हो गई। तो ये बात हुआ दोस्त, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे उदारवाद की जब बात आती है तो एक ऐसी विचारधारा है जो इकोनॉमिकल रूप से, जो इकोनॉमी में ये कहती है कि इकोनॉमी में, बाजार में क्या होगा ये डिसाइड सरकार नहीं बल्कि मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग की जाएगी, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये बात यहां पे हो जाती है। तो मैं सिंपल आपको बताऊं कि उदारवाद कहते किसे हैं, है ना। तो इससे पहले आप ये जान लो कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जिसका जन्म ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत संघर्षों के बाद हुआ है। क्लियर है, संघर्षों के बाद हुआ है। बस मैंने आपको यह कह दिया कि उदारवाद या लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात को सपोर्ट करती है, इस बात को प्रमोट करती है कि स्वतंत्रता सब जगह हो, समानता हो, यानी कि लिबर्टी की बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है, फ्रेटर्निटी की बात करती है, एंड फ्री मार्केट की बात करती है। और ये कहती है कि सरकार जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। देखो, लिबरलिज्म आने में सबसे पहली जो मुहिम है ना, स्टार्टिंग जो हुई वो हुई है द वेस्टर्न इनलाइटनमेंट से। क्या हुआ था यार, पूर्ण जागरण का। इसमें क्या हुआ, देखो मिडिएवल पीरियड चल रहा था। मिडिएवल पीरियड जब पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन जब दोनों साथ थे तो उस समय क्या होता था कि स्टेट के ऊपर जो चर्च है उसकी पावर ज्यादा थी और राजा जो था वो बहुत ज्यादा डिक्टेटर था, यानी कि तानाशाही था। जनता के भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए करता था। किसानों और आम लोगों की खून चूसे जाते थे। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों में बुद्धि आ जाना। लोग अब क्वेश्चन मार्क करते हैं। पूर्ण जागरण काल, रिनेसेंस जब आया था तो लोगों में अपने आप ही जागरूकता आनी स्टार्ट हो गई थी, लोग क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट हो गए। और इसके बाद ये हुआ, इनलाइटनमेंट आया। क्या हुआ, साइंस में क्रांति आ गई दोस्त, सोशल चेंज आने स्टार्ट हो गए, पॉलिटिकल रूप से चेंज आने लग गए, इकोनॉमी में चेंज आने स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे करके विकास होने लग गया। और साथ ही साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। दोस्तों, जब बड़े मात्रा में जब ट्रेड होता है तो एक जगह से इंसान दूसरे स्थान पर जाता है। इससे क्या होता है, एक जगह के जो विचार है तो दूसरे स्थान पे भी, जो दूसरे प्लेस में भी जाता है। इससे जो विचारधारा है वो फैलना स्टार्ट हो गए। तो पहला जो यहां से हुआ, इनलाइटनमेंट से लोगों की बुद्धि में तेजी से विकास होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसको 1688 में गोरापुन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति में हुआ क्या था आपको मैं ये समझाता हूं। देखो, मैंने आपको ये बता दिया, ये
लिबर्टी को प्रमोट करते हैं और ये तानाशाही सरकार को प्रमोट नहीं करते। लिबरलिज्म जो है, अब जो मैं बता रहा हूं आपको, तो हुआ ये कि ब्रिटेन के अंदर, कहां पे, ब्रिटेन के अंदर इसे गौरवपूर्ण इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसे बिना खून खराबे क्रांति हुई थी और इस क्रांति में राजा को पद से हटाकर उनकी बेटी मेरी को गद्दी पे बिठा दिया गया था। हुआ ये कि जो उनकी बेटी रही, फिर वो संसद के अकॉर्डिंग काम करने स्टार्ट हो गई। वो राजा पहले तानाशाही वो करता था, तो तानाशाही को खत्म करने के लिए पहला कदम कब, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में उठाया गया। तो ये लिबरलिज्म की एक मुहिम हम कह सकते हैं, है ना। और इसके बाद आता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है आपका, 1789 में, जिसमें 3 राइट्स निकल कर आपके, कौन कौन से, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब क्या होता है, एकता, यूनिटी बना के रखना, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ और सिंपल यही बात लिबरलिज्म भी कहता है। तो लिबरलिज्म बहुत बड़ा पार्ट है एक, इसी के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही है जो उदारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे एक नई विचारधारा निकलकर आ गई। इसके बाद क्या होता है, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अ लिटिल अर्लियर 1775-76। अब इसमें क्या हुआ भाई, अमेरिका में इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुआ 1776 को और अमेरिका 4 जुलाई को क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि 4 जुलाई को जब अमेरिका आजाद हुआ। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने भी सेम अंग्रेजों से युद्ध, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए सेम यही किया। यानी कि जहां पे भी स्वतंत्रता के लिए मांग चल रहा है, बात लिबरलिज्म की होने वाली है और कैपिटलिज्म इस लिबरलिज्म का एक पार्ट है जो इसी बात को डिनोट करता है कि फ्री मार्केट हो, टोटल लिबरलिज्म हो एंड सरकार मिनिमम काम करे। तो दोस्तों ये तो यहां पे बात हो गई। एंड और जो लिबरलिज्म के रूप में जो काम करता है भाई, वो है आपके एट लास्ट कौन सा, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या हुआ दोस्तों, 10 दिसंबर को 1948 को भाई यूएनओ के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा क्या हुआ, 1948 को 10 दिसंबर का दिन था भाई, यूएनओ के द्वारा एक ह्यूमन राइट्स घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया यूनिवर्सल रूप से, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, सभी के लिए, दुनिया में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, दोस्त वेलफेयर के लिए, सभी के लिए, मतलब कि जो है ना फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंप्लीमेंट किया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका दोस्त, जो ये है लिबरलिज्म, इसका विकास हो पाया। तो जब हम लिबरलिज्म का हम कहते हैं कि राइज कैसे हुआ या इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हम इन पॉइंट्स को याद रखते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ सके। अब मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लिबरलिज्म बेसिकली कहता क्या है, इसका मेन फंडामेंटल जो बेसिक जो इसका है ना, वो क्या ना डेफिनेशंस के रूप में वो क्या है। देखो लिबरलिज्म का मतलब होता है जो फ्री मार्केट को प्रमोट करता है, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे गवर्नमेंट का काम लोगों को सिर्फ पुलिस राज्य कह सकते हो। गवर्नमेंट यानी कि स्टेट क्या है, एक पुलिस स्टेट है जिसका काम होता है लोगों को डिफेंस देना और हेल्थ देखना, उनको सुरक्षा देना, क्लियर है। और मार्केट यहाँ पूरा फ्री है और फ्री मार्केट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्राइस क्या होगी, ये सप्लाई और डिमांड फिक्स करेंगे। सप्लाई तभी ज्यादा होगी जब डिमांड ज्यादा होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर इस मार्केट की डिमांड ज्यादा है तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्लियर है। अगर इसके डिमांड कम है तो इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो इसमें सरकार का क्या काम, जनता खुद, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, पूंजीपति होंगे, बिजनेसमैन होंगे। इसलिए लिबरलिज्म यानी कैपिटलिज्म इसका एक पार्ट है जो इस बात को डिनोट करता है आपके कि फ्री मार्केट होगी और फ्री मार्केट में सारा काम डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। फ्री मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है। डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो उतना ही ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, जिसको सप्लाई कहा जाता है। और अगर हम बात करें मार्केट में उसकी प्राइस कितनी होगी, तो प्राइस मार्केट के अंदर सरकार फिक्स थोड़ी करेगी, ये तो डिमांड पे और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट के अंदर दोस्तों मान लो कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस भी बहुत ज्यादा होगी, क्लियर है। अगर डिमांड ही कम है, सामान बिक ही नहीं रहा, तो उस सामान को बेचने के लिए प्राइस को कम करना पड़ता है। तो सिंपल, ये तो लो ऑफ डिमांड है ना। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या काम। तो इसलिए लिबरलिज्म क्या कहते हैं, ये कहते हैं फ्री मार्केट को प्रमोट करते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्शन के सोर्स हैं,
प्रोडक्शन के सोर्स, सामान क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब डिसाइड मार्केट खुद व खुद करेगी, ना कि गवर्नमेंट यहां पे बताएगी। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं होता। जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्स है वो सब कौन तय करेगा? मार्केट, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय की जाती है यहाँ पे। तो जो सोर्स है प्रोडक्शन के वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, पति लोग, कैपिटलिस्ट लोग, उनके हाथ में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बात होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या होगा? लोगों को सिर्फ प्रोटेक्टिव रखना, लोगों को डिफेंस देना और उनको हेल्थ देना और एजुकेशन देना। यानी कि गवर्नमेंट का काम क्या हो गया? गवर्नमेंट का काम हो गया लोगों को हेल्थ देना, एजुकेशन देना एंड डिफेंस, सुरक्षा रखना उनको। भाई सभी लोग सुरक्षित रहे, कोई देश उन पे कोई आक्रमण ना करे, भाई हमारे पे हम सब सुरक्षित रहे, हमारी हेल्थ बिल्कुल सही से देश बना के रखे गवर्नमेंट, एंड एजुकेशन सबको प्रोवाइड करते रहे। बस बाकी मार्केट में क्या होगा, क्या सामान होगा, क्या क्या होगा, ये सब देख लिया जाएगा। दोस्त ऐसे आज ये जो थ्योरी है भाई, या जो ये जो विचारधारा, ये जो एक आइडियोलॉजी है, ये वेस्टर्न कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्री में दोस्त देखा जाता है। पुर्तगाल, स्पेन हो गया आपका, इन सभी कंट्री के अंदर, जिनको वेस्टर्न कंट्रीज आज कहा जाता है। वहीं पे कैपिटलिज्म, जिसको हम लिबरलिज्म भी कहते हैं ना, कैपिटलिज्म लिबरलिज्म का एक पार्ट है ना, लिबरलिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसी के अंदर सब डिवाइडेड पार्ट है आपका कैपिटलिज्म। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। फ्री मार्केट होगा, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उस पर सरकार का नहीं बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका राइट्स होगा उसके ऊपर, और क्या प्राइस होगा मार्केट का वो सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है, जहां पे गवर्नमेंट का काम कम से कम होता है। उस व्यूज है। अब वो क्या कह रहे हैं लिबरलिज्म के बारे में, चलिए दोस्त मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सार्टोरी कहते हैं कि वेरी सिंपल, लिबरलिज्म इज द and practice of individual liberty, juridically defense and the constitutional state। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो लिबरलिज्म है ये किसको प्रमोट करता है? इंडिविजुअल लिबर्टी को, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को। हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन है वो सब के सब लिबर्टी है उनके पास, वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो करे बाकायदा। जैसे कि जो एक दोस्त थिंकर है जेएस मील, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि हाँ इंसान जो चाहे वो करे, बाकायदा इस बात को वो ध्यान रखे कि उसके काम से किसी दूसरे बंदे को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्लियर है? तो ये कहना है जेएस मिल का, ये भी लिबरलिज्म के एक थिंकर है। आप इनका भी नाम याद रखना। वैसे अगर थिंकर का नाम आपको याद नहीं है तो याद रहे, आपके एग्जाम से मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं और जुडिकली डिफेंस के, यानी कि ये सभी को सुरक्षा मिले, है ना, न्याय मिले, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे यानी कि तानाशाही नहीं होते। लिबरलिज्म तानाशाही की बात नहीं करता, डिक्टेटर की बात नहीं करता, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, लॉ ऑफ स्टेट की बात करता है, ये लॉ ऑफ रूल की बात करता है। मेरे दोस्त यहाँ पे कॉर्नर क्या कह रहे हैं? कॉर्नर ये कहते हैं कि लिबरलिज्म की स्टार्टिंग और एंड इसी के साथ या इसी विचार के साथ होता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि सभी को इंडिविजुअल रूप से फ्रीडम होगी। यानी कि सिंपल दिख रहा है आपको लिबरलिज्म किस बात को प्रमोट कर रहा है ना, सभी को इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी, एंड लोगों की खुशियों की बात की जाएगी, सभी को हैप्पीनेस हो सभी के पास। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे भाई आपकी आती है ये वाली बात। चलिए अब हम बात करते हैं लिबरलिज्म के कुछ बेसिक जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इस बात को अब हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए सबसे पहला फीचर है, यानी कि फीचर का मतलब सिंपल क्या होता है कि जो लिबरलिज्म है वो किस बात को प्रमोट करता है, वो कहता क्या है। तो यहाँ पे लिबरलिज्म कहता क्या है? वो क्या कहता है? इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। एवरी पर्सन शुड हैव लिबर्टी या फ्रीडम, आप में लिबर्टी है उसके पास, वो फ्रीडम है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बस जेएस मिल की बात याद है ना, बस इस बात को वो ध्यान रखे कि किसी और बंदे को उसके काम से नुकसान ना पहुंचे। मान लो आपका कल एग्जाम है और दोस्त मैं आपके बगल में रहता हूँ, फुल डीजे बजा रहा हूँ और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये गलत बात है यार, है ना, इसमें ये चीज गलत हो जाएगा, तो इससे आपको भी नुकसान है, आप मैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसी लिबर्टी को लिबरलिज्म प्रमोट नहीं करता। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज और है, आप बोलोगे कि कोई इंसान अगर सुसाइड करने जा रहा है तो इसमें किसका क्या जा रहा है, लेकिन लिबरलिज्म इस बात को भी प्रमोट नहीं करता, सुसाइड वगैरह को भी। तो याद रहे, क्योंकि सुसाइड भी दोस्त कानून भी मना करता है आप सभी को इस तरीके से। इंडिविजुअल सेंटर्ड थ्योरी की बात करता है, ये बोलता है कि व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत, ये बोलता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो हर एक व्यक्ति है, ना कि स्टेट, ना कि धर्म, ना कोई चीज। एक व्यक्ति से पूरा आपका सोसाइटी बना होता है, सोसाइटी से स्टेट बना होता है, और स्टेट ही आपका देश है, उसी से सब कुछ चलता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल की बात करता है।
एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करता है। अभी मैंने बताया ना आपको, ये किसकी बात करता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इकोनॉमी को कौन चलाएगा? बिजनेसमैन होंगे, जहां पे डिमांड और सप्लाई को देखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसके भाव बढ़ जाता है। पता है ना यार, यही होता है कैपिटलिस्टम इकोनॉमी। चलिए दोस्तों पॉइंट पे आ जाते हैं हम। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यहाँ पे क्या होता है? कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला होते हैं बिजनेसमैन, इसकी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एंड अब आते हैं लिमिटेड स्टेट पे। मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टेट क्या होगा? लिमिटेड होगा। स्टेट का सिंपल काम क्या होगा? पुलिस स्टेट होगा। पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? पुलिस स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट का काम होगा हेल्थ प्रोवाइड करना, डिफेंस प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, बाकी काम जनता खुद कर लेगी, बिजनेसमैन खुद कर लेंगे, तभी तो नाम देगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, जर्मनी, इन सब में होता क्या है? यही तो होता है। आप बोलेगे भाई भारत में क्या सिस्टम है, इसके बारे में बताओ। देखो भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। ऐसे इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, एक जो हम पढ़ रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना, एक होता है आपका सोशलिस्ट जो भी हम आगे पढ़ेंगे, एंड एक होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत ने मिक्स्ड अपनाया जिसमें आपका सोशलिस्ट एंड जो कैपिटलिस्टिक है, ये दोनों ही इसमें मिक्स होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक हमने अपनाया, लेकिन हमने सबसे ज्यादा जोर स्टार्टिंग में दिया था किस पे? सोशलिस्ट इकोनॉमी पे, क्योंकि भाई हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है भारत के जवाहरलाल नेहरू, तो सोशलिज्म को मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे सोशलिज्म को, बहुत लगाव था उनको, बड़ा प्यार करते थे सोशलिज्म से, ठीक है दोस्त, इसीलिए। बट आगे चल के 1991 में भारत की इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई, हमारी पूरी हालत ही खराब हो गई। सोना भाई गिरवी रखने की हालात पे जब आ गए तो भाई यहाँ पे आते वित्त मंत्री कौन? मनमोहन सिंह जी। वो कहते हैं भाई बर्बाद हो जाओगे, वरना क्या अपना लो? एलपीजी अपना लो। और एलपीजी भाई लिबरलिज्म का एक पार्ट है, कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, यानी प्राइवेट कर दो सब कुछ, एंड ग्लोबलाइजेशन, एक देश की इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ जोड़ दो, ताकि क्या हो? इससे बेनिफिट हो, हमारा सामान वहां बिके, वहां का सामान यहाँ बिके, हर देश को फायदा हो इससे। ये हुआ तब जाकर दोस्तों 1991 में भारत की इकोनॉमी जाके ठीक हुई, समझे। तो एलपीजी की ये मैं दोस्तों अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा एलपीजी में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे दोस्त क्या होता है? लिमिटेड स्टेट है, स्टेट का काम कम से कम होगा, सारा काम कैपिटलिस्ट लोग करेंगे, ठीक है। एंड अपोज टू ट्रेडिशंस, ये कहते हैं कि परंपराओं का विरोध करते हैं, ये जो कस्टम चले आ रहे हैं उनको छोड़ो, जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ही हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो ये ट्रेडिशन का विरोध करते हैं, हमें उन काम को, उन परंपराओं को छोड़ना चाहिए जो हमें आज काम करने से रोकते हैं, और जो ट्रेडिशन उनको मानते हैं उसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है, उसको कंजर्वेटिव लोग कहते हैं, है ना, रूढ़िवाद को जो मानते हैं, ठीक है। रूढ़िवाद पे दोस्त मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। एंड डेमोक्रेसी, ये किसको प्रमोट करते हैं? ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की बात करती है, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के शासन की बात करते हैं। याद करो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना भाई, तो अमेरिका प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन लिबरलिज्म डेमोक्रेसी की बात तो करेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं? लिबरलिज्म। ये बोलते हैं जहां पे लिबरलिज्म होगा वहां पे भाई डेमोक्रेसी होना चाहिए। किसकी? लोकतंत्र की बात करते हैं। एंड वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, यानी कि लोक कल्याणकारी स्टेट की बात करते हैं, ये कि ऐसा स्टेट जो लोक कल्याणकारी, जो लोगों के कल्याण के लिए बना हो। तो दोस्त ये इसके बेसिक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बिना और जहां पे भी ये नहीं होगा वो देश लिबरलिस्ट नहीं होगा, वो देश उदारवादी नहीं होगा। इस लिबरलिज्म की वीकनेस क्या है? देखो वीकनेस भी तो होगी ना भाई इसकी, है ना। सब अपने आप में अगर ये सब कुछ ठीक ही हो जाए तो ये थ्योरी सबसे अच्छी ना बन जाए। लेकिन याद रहे दोस्त, आज तक ऐसी कोई सी भी आइडियोलॉजी नहीं आई है जो अपने आप में बिल्कुल ही ठीक हो। आज तक कोई सी भी आइडियोलॉजी नहीं आई है। हाँ, कोई ज्यादा अच्छी होती है तो कोई इतना अच्छा नहीं होता स्टेट के अकॉर्डिंग या इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट कोई भी अच्छी आइडियोलॉजी नहीं आई है, ठीक है। इसलिए इसके भी अपनी एक वीकनेस है। इसकी वीकनेस क्या है? देखो, इसने ये सब तो बोल दिया है ना कि कैपिटलिस्ट होंगे यहाँ पे, भाई सबके सब कैपिटलिस्ट थोड़ी बन जाएंगे, या बन जाएंगे सबके सब कैपिटलिस्ट है भाई। इसमें क्या होगा कि जिसके पास मनी है, क्योंकि मनी पावर ही तो है जो सब कुछ करवा देती है, और लिबरलिज्म के अंदर यही तो होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, दो वर्ग बन जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो पीछे ही रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे रिच और पुअर के बीच पे गहरा खाई बन जाता है। और ये खाई में क्या होता है, ये बड़े आदमी लोग बड़े बनने के बाद इन सबका शोषण करते हैं, तो ये बड़े इनके बदौलत ही बनते हैं।
लोग जो छोटे आम लोग होते हैं इनको शोषण करके, इनका एक्सप्लॉयटेशन करके ही बनते हैं। तो इसकी वीकनेस ये है दोस्त, इसमें सभी लोगों को कल्याण नहीं हो पाता। बेशक ये वेलफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है तो आपको पता नहीं कि पैसे से पैसा बनता है। मेरे पे पैसा है, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा, उससे जो भी इनकम आएगा मैं आगे चला जाऊंगा, मैं लोगों से काम कराऊंगा, मैं दोस्त बहुत ज्यादा काम करवाऊंगा। मैं अब मेरे को मत लेना भाई, मैं इसकी बात बता रहा हूँ लिबरलिज्म की। बहुत ज्यादा काम करवाएंगे और कम से कम सैलरी देंगे, घंटों घंटों काम करवाएंगे, ओवर टाइम भी लगवाएंगे, लेकिन जो ज्यादा पैसा होगा इनकम, ये कैपिटलिस्ट लोग, ये पूंजीपति लोग अपने जेब में डाल लेंगे और उतना ही पैसा देंगे एक मजदूर को, जितनी मजदूरी उनकी बनती है उसी हिसाब से उनको दे देंगे, लेकिन जो सरप्लस होगा वो ये नहीं देते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें एक खास बात ये हुई कि इसने क्या हुआ, लिबरलिज्म के अंदर ये खाई बढ़ेगा, है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना रिच और पुअर के बीच में, ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से बेशक ये लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन ये किस बात की इक्वलिटी है जहां पे लोग इक्वल है। ये एक अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब होता चला जा रहा है, और ये अमीर अमीर बनने के बाद और अमीर बनने से पहले हमेशा ही बेचारे इन गरीबों को शोषण करता है। और आज देख रहे हो ना सिस्टम क्या हो रहा है भाई, अमीर गरीब का शोषण करते जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहा है, यही चल रहा है। तो दोस्त इस तरह से ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये बात तो करते हैं इक्वलिटी की, लेकिन इक्वलिटी प्रैक्टिकल रूप में दिखता नहीं है। ठीक है दोस्त, ये बात है इसकी, जिसके लिए आज काम किया जा रहा है। आई होप कि भाई जल्दी हो सके तो इसकी आलोचना भी की जाती है, इसे क्रिटिसाइज किया जाता है इसी पॉइंट के ऊपर। इसी बात को देखते हुए कि भाई शोषण बढ़ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है, लिबरलिज्म के अंदर ये हो रहा है, इसी को देखते हुए इसकी बहुत ज्यादा आलोचना करता है एक बंदा। अब वो बंदे की बात करते हैं हम, वो बंदा है हमारा ये बुढ़ऊ है, दिख रहा है आपको ये बुढ़ऊ भाई बड़ा इंसान, बड़ा तेज बंदा निकला यार, बड़ा दिल को छू गया इसकी बातें। ये बुढ़ऊ क्या कहता है, इसका नाम ऐसे कार्ल मार्क्स है, ये है भाई कार्ल मार्क्स कहता है ये जो बंदा है ना भाई, ये दो बंदा जॉन लॉक और यहाँ पे भाई आपका ये हॉब्स हो गया, ये दोनों बंदा बड़ा तेज निकला यार। ये क्या किया, समाज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया है, लिबरलिज्म के नाम पे बहुत ज्यादा शोषण होना स्टार्ट हो गया। और इन बढ़ाऊ को आगे देखिए आप, यहाँ पे आके इन बढ़ाऊ ने लिबरलिज्म का यानी कि दोस्त किसका है, उदारवाद की सारी कमियां गिनवा दी। अभी तो दोस्त मैंने आपको बताया ना वीकनेस के रूप में इससे क्या क्या कमियां है। इक्वलिटी की बात करता है लेकिन इक्वलिटी दिखता ही नहीं है, यहाँ पे गरीब गरीब और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, तो ये चल रहा है। और यही सेम बात यहाँ पे आके ये बंदे कहते हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। सब इनके बारे में थोड़ा बताते हैं। इनकी दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी है, ऐसे देखने में बड़ा खूंखार बंदा लगते हैं और सच में इनकी बातें बड़ी खूंखार है, क्योंकि क्रांति की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि उठा लो चक्कू और सब जो है ना पूंजीपति उन सबको मार दो, उनके घर में घुस लो और उनका सब पैसा लूट लो, किसान फार्मर्स मिलकर सब लूट लो, उनका पैसा खत्म कर दो इन सबको। तो ये बंदे बड़े तेज निकले यार। और क्या सोचो जरा, ऐसा हो जाएगा कि सब बंदे सब फार्मर्स सब एक जगह हो जाए और जाए पूंजीपति घर में उनका सामान लूट ले और पूंजीपतियों को खत्म कर दे, और स्टेट ना इन अमीरों का साथ देता है, राज्यों को खत्म कर दे। इससे क्या होगा, एक नया विचारधारा आ जाएगा जिसको सोशलिज्म कहेंगे। और यही तो है फादर ऑफ सोशलिज्म है कार्ल मार्क्स। चलिए थोड़ा जानते हैं ये कार्ल मार्क्स क्या होता है, और कार्ल मार्क्स के अंदर क्या आप पढ़ोगे, चलिए समझते हैं थोड़ा। तो दोस्त कार्ल मार्क्स ये जो है कार्ल मार्क्स को कीड़ा फटिंगा नहीं है भाई, कोई लोग समझते कीड़ा फटिंगा समझते, जिनका जन्म हुआ था 1818 में, कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। पर जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ यानी कि एक मरे कब थे, 1883 यानी कि 1883 के अंदर। याद रहे ये कार्ल मार्क्स जिन्होंने क्या कहा, लिबरलिज्म का पूरा खुल के अपोज किया, विरोध किया, और ये कहा कि जो प्रोडक्शन का जो रिसोर्स है ना साहब, जो प्रोडक्शन जिससे होता है वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ना कि प्राइवेट सेक्टर में होगा। यानी कि ये ऐसे इंसान हुए जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर का विरोध किया। और यहाँ पे लिबरलिज्म क्या कह रहा था कि सब कह रहा था ये जो प्रोडक्शन का जो रिसोर्स है वो सब किसमें, प्राइवेट सेक्टर में होगा, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कार्ल मार्क्स कि जो प्रोडक्शन का जो रिसोर्स है, समाज में क्या बिकेगा, क्या बनेगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना नहीं होगा, क्या बिकना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्राइस क्या होगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, क्या इंडस्ट्री होगी, ये सब कुछ डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। इसी को मार्क्सिज्म, सोशलिज्म या कार्ल मार्क्स के रूप में जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो लिबरलिज्म के विरोध के बाद जन्मा, और इसका उदय जब हुआ, कब हुआ, चलिए समझते हैं हम। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
के बाद पूरे विश्व के अंदर किसानों का शोषण बढ़ता चला गया और पूंजीपति लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन इतना तेजी से किया कि समाज में एक वर्ग तो काफी अमीर हो गया और एक वर्ग काफी गरीब हो गया। दोस्त देख सकते हो आप किस तरीके से समाज के ये हालात है। इस तरीके से समाज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला गया। एक यहाँ पे मोटा सांड आपको दोस्तों इंसान दिख रहा होगा, इसका पेट इतना ज्यादा मोटा हो गया, किसी ने बेचारे गरीबों का इतना ज्यादा शोषण किया। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये मोटा इंसान, इसका पेट तो बड़ा मोटा है, लेकिन इसने इस गरीब के ऊपर ये बैठकर इसको रोटी के लिए कैसे तड़पा रहा है आप देख सकते हो। ये पिक्चर हमें साफ ये दिखाता है कि ये लाल टाई वाला इंसान इन्हीं इंसानों के बदौलत, गरीब किसान मजदूरों के बदौलत तो अमीर बना है, इन्हीं का शोषण करता है और लोगों को रोजी रोटी भी छीनता है और किस तरह से तड़पाता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये इसी चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 से लेकर 1850 के बीच में तेजी से चला और इसी समय में एक इंसान तो बहुत गरीब बन गया, देख सकते हो आप हालत क्या है, 2 रोटी के लिए बेचारा मर रहा है, और एक बड़ा अमीर बनता चला गया। और इसकी हालात ये हुई कि कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दोस्त, एक के पास तो गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ इसके पास है, पैसा है, दौलत सब कुछ है, लेकिन इसके पास क्या है, बेचारा एसएससी की नौकरी के लिए क्यों देख रहा है, वैकेंसी कुछ मिल जाए तो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी इनका कुछ भर देगा, और इसके भरने के बाद भी क्या पता नौकरी ना लगे, क्यों पता है कि भारत के अंदर खूब आतंक तो भाई एसएससी वालों ने फैला रखा है, ना रिजल्ट देते हैं, ना वैकेंसीज के अंदर कुछ सिलेक्शन हो पाता है, बच्चा इसी में बना रहता है। सो हालत देख सकते हो ना आप। तो ये डिस्क्रिमिनेशन साफ दिखाया जा रहा है, जिसमें कैसे एक अमीर अमीर बनता जा रहा है और बेचारा गरीब गरीब होते जा रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन का इतना बड़ा शिकार हुआ है इंसान, ये कार्ल मार्क्स दिखा रहा है, जो कि उदारवाद यानी कि पूंजीवाद का परिणाम है। किसका आउटकम है ये? कैपिटलिस्ट का परिणाम है ये। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स ये कह कैसे रहा है, ये किस चीज में कह रहा है ये। देखो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, जब ब्रिटेन में गया, आपको बताया था मैंने, आपकी सरकार का विरोध कर रहा था, जर्मनी का, सरकार ने भगा डाला इसको, चला गया ब्रिटेन। ये 1848 में इसने भाई एक बुक लिखी, 1848 में इसने बुक लिखी, और इस बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल। क्या नाम था उसका? दास कैपिटल। कि लोगों को किस तरीके से दास बनाकर, गुलाम बनाकर, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो, उनको रखकर या पूंजीपति उनका फुल भरमार तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दास कैपिटल। जस्ट फिर 1851 के आसपास इसने एक और बुक लिख डाली, और इस बुक का नाम क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आप कई जगह सुनते होंगे नाम, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट वगैरह का नाम सुनते होंगे आप। देखो अब मैं कुछ वर्ड्स में आपको फटाफट में क्लियरिफाई कर दिया। कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट, समाजवाद, सोशलिज्म, ये सब कहीं भी वर्ड सुनो आप तो समझ जाना यही बुढ़ापा का सारा सिद्धांत है, यानी कि यही इंसान है जिसने सारा सिद्धांत दिया हुआ है आप सभी को। समाजवाद का सिंपल मतलब क्या हुआ? समाज में पिछड़े वर्ग यानी कि किसान, मजदूर, इन सभी के कल्याण की बात करता है, समाज में समानता चाहता है और पूंजीवाद का खात्मा चाहता है। लिबरलिज्म यानी कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का खात्मा चाहता है, इसको समाजवाद या सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा ये थ्योरी दी गई है। तो ये थ्योरी जब आई, जब समाज में शोषण बढ़ गया, और कब बढ़ा? औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब एक वर्ग अपने पैसों को लगा के अमीर बनता चला गया। पैसे से पैसा बनता है, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि समाजवाद और उदारवाद में क्या डिफरेंस है। उदारवाद चाहता है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में हो, बट समाजवाद मानता है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं, बल्कि सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में हो, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो। गवर्नमेंट डिसाइड करिए क्या उत्पादन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्त ये वाली बात क्लियर हो जाती है। बाकी यही वो शोषण है जो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और किस तरीके से एक वर्ग बहुत ज्यादा, एक क्लास काफी अमीर और एक क्लास काफी गरीब बन गया है। और यही डिस्क्रिमिनेशन आज भी समाज में देखा जा सकता है, जो कि एक रियलिटी है। अब यहाँ पे देखो उदारवाद के काफी सारे थिंकर्स हैं। थिंकर्स मतलब होता है उदारवाद को मानने वाले कौन कौन से लोग हैं। देखो उदारवाद में मैंने आपको बताया कि जॉन लॉक है, जॉन रोल्स है ना, आपके होब्स हो गया, रूसो हो गया है, ये सब आपको उसके थिंकर हैं, बहुत सारे थिंकर हैं। बट मेन आपको याद रखना है, जिसमें होब्स है, आपका रूसो है, लॉक है
है ना, जेएस मिल है, जेम्स मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ये सब आपको नाम होना चाहिए। ये सब हो गया आपको उदारवाद के। जब बात आती है मार्क्सिज्म किसकी, समाजवाद के, तो यहाँ पे कम्युनिज्म को फैलाने वाले कौन कौन है, फ्रेडरिक एंगल्स हो गया, ये बड़ा अच्छा दोस्त था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जब 1883 में मर गया तो उसके बाद उसको फैलाने में यही बड़ा हेल्प किया इसने। तो फ्रेडरिक एंगल्स हो गया, लेनिन हो गया जो कि लेनिन रसिया का था भाई, है, माओ से तुंग हो गया जो कि चाइना का था, है ना। तो इन सब ने बहुत तेजी से बढ़ाया समाजवाद को। पता आपको सफल रूप से भाई सोवियत संघ पहला कंट्री बना जहां पर रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ, और सबसे पहला वर्ल्ड का कंट्री बना जिसने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को इंप्लीमेंट कर दिया। क्या किया, सर्वहारा की क्रांति कर दी, मजदूर और किसानों की सरकार स्थापित करी, क्योंकि कार्ल मार्क्स वही चाहता कि दुनिया के मजदूर एक हो जाए और सभी पूंजीपति को खत्म कर डाले। और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिसके द्वारा रसिया के अंदर कम्युनिज्म क्या हुआ, समाजवादी स्थापित कर दिया गया। दोस्तों रशियन रेवोल्यूशन क्या था, कैसे बना, इसमें सिस्टम क्या हुआ और क्यों ये स्थापित हुआ, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज रिकमेंड करूंगा उस वीडियो जरूर देख ले कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपका ये पार्ट क्लियर हो जाता है। तो ऐसा ही ये सब लोग हैं किसको, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मानने वाले लोग, ठीक है, जिन्होंने आगे चल के इसको फैलाने का काम किया। यहां तक ये क्लियर हो जाता है आपका। अब हम समझते हैं कि जो मार्क्सिज्म है इसके कुछ एजम्पशन है जिसको कार्ल मार्क्स मानकर चलता है कि सोसाइटी में ये तो है, यानी कि क्या चल रहा है, जो कार्ल मार्क्स है वो ये मान के चलता है, कुछ थ्योरी वो मान के चल रहा है। यहाँ पे जो मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले हैं वो इन चीजों को मानकर पहले से ही ऑलरेडी चलेंगे। सबसे पहले क्या, नथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑन इट्स ओन। समाज के अंदर या इस दुनिया के अंदर कुछ भी अपने आप नहीं होता, सबके पीछे कुछ फैक्ट होता है। बच्चे होने से पहले शादी करना होता है ना, उसी तरीके से दोस्त ये कहा जा रहा है कि समाज के अंदर ये जो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है ना दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीजन है। और इसका रीजन क्या है, समाज यानी कि सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोग, जिनका प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या है, कंट्रोल है। ये सभी कुछ अपने हाथ में रखते हैं जिसके बदौलत ये गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और इसी एक्सप्लॉयटेशन से समाज में क्या बढ़ रहा है, खाई बढ़ रही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। तो कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कुछ का अपना एक फैक्ट होता है। स्टार्टिंग का समाज जब बना था तो सोचो ऐसा कुछ थोड़ी था, ये स्टार्टिंग से एक्सप्लॉयटेशन है भाई, सब बराबर थे। आने वाले समय में इंसान लालची होता चला गया और उसके लालच ने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और आगे चल के वो बन गया पूंजी, अमीर लोग, पूंजीपति लोग, जिसने गरीब को शोषण करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये बोलता है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, सबके पीछे एक फैक्ट होता है, सबके पीछे फैक्ट होता है। क्लियर है अब, चलिए। द रियल डेवलपमेंट इज ऑलवेज द मटेरियल डेवलपमेंट। ये बोलता है कि जो रियल डेवलपमेंट है ना वो मटेरियल डेवलपमेंट है। मटेरियल के डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भाई समाज में दिखना भी तो चाहिए कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बोलता है कि रियल डेवलपमेंट तभी है जब समाज में दिख रहा हो, भौतिक चीज है ना। अब भौतिक नहीं, भौतिक जो समाज में दिखता है, ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मेरे दोस्त थर्ड पॉइंट बताता है ये कि ह्यूमन बीइंग्स इज बोर्न एट अ पर्टिकुलर स्टेज। जो इंसान है ना वो एक पर्टिकुलर स्टेज में जन्म लेता है। अब वो जिस स्टेज में जन्म ले रहा है वो स्टेज कौन सा है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से हम। अब वो स्टेज कौन सा है, देखो स्टार्टिंग में जब इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले जब धरती बनी ही थी उसको प्रिमिटिव स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव स्टेज। अब प्रिमिटिव स्टेज का मतलब होता है जहां पे सारे इंसान इक्वल हैं, बराबर हैं, ना परिवार है, ना घर है, ना बेबी है, ना बच्चा है, ना समाज है, ना सोसाइटी है, कुछ भी नहीं है, सब इक्वल है। आगे चल के क्या होता है, समाज के अंदर दो वर्ग बन जाते हैं क्योंकि इंसान में लालचपन आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ होता है आपका स्वामी, यानी दोस्तों राजा कह लो आप, किंग कह लो, और एक तरफ होता है आपका दास। ठीक है दोस्त, ये हो गया। फिर आगे चल के भाई ये इसका शोषण करता है। फिर एक और स्टेज बनता है, कुछ समय बाद समय बीतता जाता है, लेकिन हर स्टेज में एक ऐसा वर्ग होगा जो किसी दूसरे वर्ग की ऐसी तैसी यानी कि लेने वाला, शोषण करने वाला होगा। जैसे कि अब इसके बाद एक वर्ग और आएगा। अब उस वर्ग के अंदर क्या होगा, जमींदार आ जाएगा। अब यहाँ पे जमीन का मालिक बन जाएगा, पहले ये संसाधनों का मालिक हुआ करता था, रिसोर्सेज का। अब जमींदार आ जाएगा, लैंडलॉर्ड, जमीन का मालिक। जहां पे जमींदार होगा वहां पे किसान होंगे। भाई अब ये जमींदार किसानों की शोषण करेगा। देखो इस तरफ जो भी
वर्ग है, जो सिस्टम होने वाला है वो इस तरफ के सिस्टम को शोषण करने वाला है। स्वामी दास का कर रहा है, जमींदार किसान का कर रहा है। समय बीतता चला जाएगा, अब पूंजीपति, पैसा जब आ जाएगा तो पूंजीपति आ जाएंगे। अब पूंजीपति जब आ जाएंगे तो पूंजीपति के आने के बाद इस तरफ आ जाएगा आपका लेबर यानी कि मजदूर वर्ग। अब मजदूर क्या करेगा, अब देखो इस कंडीशन में पूंजीपति मजदूर का शोषण करेगा। अब ये 3 स्टेज जो कार्ल मार्क्स बता रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियल भी इसको कहते हैं, आगे हम बताऊंगा इसके बारे में। आप तो इस तरीके से पूंजीवाद में ये देखो बस नाम चेंज हो रहा है बट कंडीशन तो वही है। इस कंडीशन में स्वामी दास की मार रहा है भाई, उसकी ऐसी तैसी उसकी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। जमींदार इस स्टेज के अंदर जमींदार किसान की कर रहा है, इस स्टेज में पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट का लेबर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई ये बताना चाहता है स्टेज, तो पर्टिकुलर स्टेज में हम जन्म लेते हैं। आज हम ऐसे स्टेज में हैं जब बड़े बड़े पूंजीपति लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो हर एक इंसान एक किसमें स्टेज में जन्म लेता है, और उस स्टेज में क्या है, हर एक स्टेज के अंदर एक सोशल क्लासेस बना हुआ है, एक सोशल क्लासेस बना हुआ है। एक अमीर है तो एक गरीब है। क्या बना हुआ है क्लास, एक अमीर का और एक गरीब का। ये अमीर फुल मौज में है, लेकिन ये गरीब अपनी आर्थिक तंगी को, अपने कल को लेकर टेंशन में है कि भाई आज काम नहीं करूंगा तो रात को खाली पेट सोना पड़ेगा। लेकिन इसका क्या है, भरमार पैसा है भाई, है ना, क्योंकि ये अमीर इन्हीं के बदौलत तो बने पड़े हैं। समझे दोस्त, ये सब कार्ल मार्क्स यहाँ पे कह रहे हैं और काफी अच्छी अच्छी बातें भी है जहां जहां पे अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्या बताता है ये, तो इस तरह के ये जो 2 वर्ग बटे हुए हैं ना, अमीर और गरीब का, इसको अंत करना पड़ेगा। अंत करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए बताता है कार्ल मार्क्स, इसके लिए हमें करना पड़ेगा रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन लेने की बात कर रहा है, एक क्रांति करने की बात कर रहा है। क्रांति करके खत्म कर देंगे, दुनिया के मजदूर एक हो। क्या कहता है दोस्त, कार्ल मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यानी कि ये मजदूर को कहता है कि जब एक हो जाएंगे सारे मजदूर एक हो। ये दोस्तों नारा देता है, इस नारे का नाम याद रखना भाई, कार्ल मार्क्स ने दिया है। दुनिया के मजदूर सब एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, पूंजीपति के घर में घुस के चक्कू मार देंगे, सब खत्म कर देंगे, संसाधनों को लूट लेंगे, काम खत्म। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। तो इस तरीके से रेवोल्यूशन ले जाएंगे। यहाँ पे क्रांति की बात कर रहा है, ये खून खराबे की वॉयलेंस की बात कर रहा है। और उसके बाद कहता है ये सबसे बड़ा जड़ है ना भाई, ये स्टेट ही तो है, राज्य तो है। स्टेट के ऊपर पैसे वाले लोगों का हाथ रहता है। कभी गए गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, डीएम ऑफिस है, कभी कोई सर्टिफिकेट या कोई गवर्नमेंट काम के लिए किस तरीके से बात की जाती है, याद करो। आपको मतलब कि लगता है कि वही सब कुछ है भाई, करता धरता वही गवर्नमेंट जॉब में जो लग गए वही बन गए। अरे यार, उनको ये बात पता नहीं चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले उनकी हालत भी यही थी। लेकिन क्या करे, रियलिटी भी यही है। राज्य भी उसी का साथ देता है जो पैसे वाला है, अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला, दोस्तों यही चलता है। मैंने गरीब के क्या औकात है ये आप सब हम सब जानते होंगे। तो इस तरीके से ये कहता है कार्ल मार्क्स कि इस स्टेट को ही खत्म कर देंगे, ना रहेगी बांसुरी ना बजेगा बीन। यानी कि सिंपल बात यह है कि स्टेट ही खत्म कर देंगे तो अमीर का कोई अब साथ देने वाला रहेगा नहीं, साथ ही पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट उनको भी खत्म कर देंगे और काम खत्म। तो इसलिए जो स्टेट है वो शोषणकारी एक संस्था है। शोषणकारी मतलब ये जो है ना पूंजीपति, कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, ये जो स्टेट है इसको कैपिटलिस्ट लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है, समझे, ताकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनकी बेनिफिट कैसे होगा, इनका स्टेट साथ देगा, गवर्नमेंट इन कैपिटलिस्टों को साथ देगी, टैक्स वगैरह कम करेगी, ये जो चाहे वो करने देगी, काम खत्म। गरीबों का जमीन छीन भी ले कैपिटलिस्ट लोग, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। होता नहीं झारखंड में देखो यार, अभी आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है, खेत छीन ली जाती है, बेचारे किसान क्या करते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो यही तो है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स कार्ल मार्क्स ने दिए हैं भाई, थोड़ा इन पे बात करना बहुत जरूरी है आज। कार्ल मार्क्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज हम हाईलाइट्स करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, हाईलाइट्स ऑफ मार्क्सिज्म, थोड़ा हाईलाइट करते हैं दोस्तों मार्क्सिज्म को हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है, देखो समाज के अंदर सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए जब वाद विवाद चलता है, डिबेट चलता है, तो उस डिबेट में, अब देखो डिबेट तो ऐसा है नहीं यार कि एक की डिबेट में सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा आप सभी को, ऐसा नहीं ना होता है जी। देखो यहाँ पे एक बात करते हैं हम, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे हम, एक होता है वाद, फिर होता है प्रतिवाद। पहले बात करेंगे, फिर एक कोई नया बात आ जाएगा तो फिर से बात करेंगे। यानी कि
वाद विवाद, वाद विवाद, वाद विवाद, वाद विवाद, वाद विवाद, वाद। इसका मतलब ये होता है कि बात चलता रहता है, डिबेट होता रहता है, डिबेट होता रहता है, जब तक कोई अच्छा सॉल्यूशन ना मिल जाए यह डिबेट चलता ही रहेगा, जिसको वाद प्रतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि एक गिवन पॉइंट में समाज के अंदर जो प्रोडक्शन का जो रिसोर्स है उसके बीच अलग सा रिलेशन रहा है। देखो प्रिमिटिव एज के अंदर कुछ भी नहीं था, उसके बाद जब दास युग आया, जहां पे दास मतलब क्या होता है? दास मतलब दोस्तों होता है स्लेव बनाना। जब जिसके पास रिसोर्स था उसे लोगों को स्लेव बना देना स्टार्ट कर दिया। अब आगे चल के जब जमीन हो गया तो उस जमीन के मालिक को जमींदार लैंडलॉर्ड बन गया। अब उसने उस जमीन पे लोगों से, जो किसान हैं यानी कि जो फार्मर्स हैं, उनसे खेती करवाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दोस्तों आगे आपके फार्मर्स वगैरह आ गए, है ना। तो यहाँ पे आप फार्मर से खेती करवाना उसने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब पैसा चलने लग गया, पैसा आने हो गया, तो वो पैसा वाले लोग क्या कहोगे? वो कैपिटलिस्ट लोग बन गए, पूंजीपति लोग बन गए। अब कैपिटल लोग क्या कर रहे हैं? लेबर से खेती करवाना। ये दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कैपिटल, तो दोस्तों अब क्या हुआ? और यही भाई कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, अब ये क्या कर रहे हैं भाई? यही लोग अब लेबर वर्ग से, लेबर जो क्लासेस हैं, अब उनसे ये मजदूरी करवा रहे हैं। तो देखो पहले स्लेव के रूप में, उसके बाद फार्मर्स के रूप में, उसके बाद लेबर्स के रूप में। तो एट द गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग जो रिलेशन है प्रोडक्शन का, वो इस तरीके से हो रहा है। पहले इनसे हो रहा है, फिर इनसे हो रहा है, फिर इनसे हो रहा है। तो एक गिवन पॉइंट में कार्ल मार्क्स यहाँ बता रहा है। तो यानी कि जो पूरी जो हिस्ट्री है ना, उस पूरी हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा क्लास रहा है जिसका हमेशा से एक्सप्लोटेशन होता रहा है। समझे? तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है? प्रोडक्टिव फोर्सेस। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस कौन से हैं यहाँ पे? ये सब तो भाई शोषित वर्ग है, इनका तो एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो जो इनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, पूंजीपति लोग हैं, जमींदार लोग हैं, है ना, स्वामी राजा लोग हैं, वही हमारे प्रोडक्टिव फोर्सेस। ठीक है। एंड नेक्स्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये पॉइंट बड़ा भयंकर है, जो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले जो युग था जिसको हम प्रिमिटिव क्लासेस कहते हैं, प्रिमिटिव दोस्तों यहाँ पॉइंट क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि इतिहास से ही, यानी कि मनुष्य के, इंसानों के शुरुआत से ही उसका शोषण होता रहा है। जब यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इंसान का सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रिमिटिव स्टेज, यानी कि प्रिमिटिव जब एज था उसका, आदिम युग। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? आदिम युग कहते हैं। आदिम युग के अंदर क्या था? इंसानों का जो दिमाग है वो सभी के पास बराबर था, ना परिवार थे, ना संस्था थी, ना गवर्नमेंट थी, ना स्टेट थी, सब इक्वल थे। क्लियर यहाँ पे? तो इसी समय में जब सब बराबर थे तो कोई भी एक्सप्लोटेशन नहीं था। आगे चल के क्या हुआ दोस्त? काफी इंसान कुछ तेज निकले, उनको लगा नहीं यार रिसोर्सेज। देखो इस समय क्या होता है ना कि इंसान नेचर से उतना ही दोस्तों देखो इस समय क्या होता है कि इंसान नेचर से उतना ही लेता है जितना उसकी जरूरत है एक समय, लेकिन कुछ समय के बाद इंसान लालची बन गया। उसको दोस्तों ये टेंशन हुई क्यों ना मैं कल के लिए भी बचा लूं, और इंसान ने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो जिन्होंने इकट्ठा कर लिया भाई वो तो स्वामी बन गए, वो तो भाई राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद अब एक ऐसा वर्ग हुआ जिन्होंने इकट्ठा नहीं किया, भाई कुछ नहीं कर पाए, वो क्या बन गए दोस्तों? वो बन गए आपके क्या? वो बन गए दास। इन स्वामी ने उनको क्या बना लिया? दास बना लिया। दोस्तों यही है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। क्लियर है? तो पहले स्टेज में कुछ भी नहीं था, आगे चल के दूसरे स्टेज में जब आया तो यहीं से शोषण की स्टार्टिंग हुई जो चलते आ रही है अब तक। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज में जब मनुष्य आया, इंसान जब आया, तो यहाँ पे बेशक नाम चेंज हुआ लेकिन एक्सप्लोटेशन तो हो ही रहा है। अब यही इंसान जो पहले संसाधनों, है ना, खाने पीने की चीजें, जब रिसोर्सेज इनके पूरे मालिक थे, लेकिन अब यही इंसान को लगा कि नहीं हमको जमीनों को हड़प ले, अभी जमीनों के मालिक बन गए। और दोस्तों यही जमीनों के मालिक क्या कहलाए? जमींदार कहलाए, यानी कि लैंडलॉर्ड कहलाए। अब इन्होंने, जिन्होंने जमीन नहीं हड़पी, जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो
लैंडलॉर्ड के पास खेती करना, यानी कि दोस्त इस तरफ क्या हो गए, इस तरह होके फार्मर्स आ गए। फार्मर्स ने क्या किया, जमींदारों के जमीन पे खेती करनी स्टार्ट कर दी और टैक्स को बढ़ाकर इंक्रीज करके ये जमींदार इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेते और इनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। आगे चल के नया स्टेज आया, अब यहाँ पे पैसा चलना स्टार्ट हो गया। पहले पैसा नहीं होता था, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे वस्तु के बदले में, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी दी जाएगी। चावल के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में आटा, ऐसा ऐसा हुआ करता है। पैसा तो हुआ नहीं करता था, लेकिन जब पैसा आया तो पूंजी आया, जब पूंजी आया तो ट्रेड होने लग गया। अब पूंजी के कारण जिसके बाद पूंजी थी वो पूंजीपति कहलाया। पूंजीपति तो दोस्त जिसका पूंजी होती है, पूंजी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। पैसा किसी भी रूप में हो सकता है, या तो जमीन के रूप में या कैश के रूप में, और यही पूंजी जिसके पास थी वो पूंजीपति कहलाया। पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट है, बिरला अंबानी है, टाटा बिरला, ये सब है ना भाई, यही सब तो है यार। अब यही पूंजीपति के युग में क्या हुआ, एक तरफ आपके आगे कौन, लेबर, मजदूर क्लास। देख सकते हो दोस्त किस तरीके से इस एज में सब बराबर थे। जैसे ही इंसान इस एज में आया शोषण बढ़ने लग गया। और दोस्तों शोषण देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है, इस एज में आपका शोषण होने स्टार्ट हो गया। इस सेकंड वाले एज में हो रहा है, थर्ड एज में फिर से भाई जमींदार फार्मर्स की ऐसे कर रहा है, शोषण कर रहा है, और फोर्थ एज में फिर से पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहा है। अब इसी स्टेज तक ये जो 3 स्टेज है बिल्कुल ठीक से था। देख सकते हो भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहता है कि 4th स्टेज के बाद अब आएगा समाजवाद। क्या आएगा, समाजवाद की स्थापना करेंगे। यहीं से कार्ल मार्क्स की थ्योरी की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि ये वाला जो स्टेज है वो चल ही रहा है। देख सकते हो भाई, कैपिटलिस्ट तो आज है ही है? शोषण तो वो कर रहे हैं दबा के। अब कहता है समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे, और जो रिसोर्सेस से प्रोडक्शन के, जो उत्पादन के साधन है जिससे उत्पादन होता है, और जो सारे जो पूंजीपति हैं इन सबको खत्म कर दिया जाएगा, और रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं वो सब किसान और मजदूरों के बीच में बांट दी जाएगी। तो इस तरीके से समाजवाद के रूप में समाज के अंदर क्या होगा, इक्वलिटी की स्थापना होगी, सब बराबर होंगे। क्या होगा, समाज में बराबरी आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्त यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहता है कि समाजवाद की स्थापना में ही वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करेंगे, हम साइंटिफिक सोशलिज्म की स्थापना करेंगे, और इसी से क्या होगा, समाज में इक्वलिटी आएगा। तो इस समय कार्ल मार्क्स ये कहता है, जिसमें क्या होगा, सभी तरीके के जो शोषणकारी संस्था है वो सब खत्म कर दी जाएगी। जो इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करती है उनको खत्म कर देंगे, पूंजीपति को खत्म कर देंगे। और जब पूंजीपति जब खत्म हो जाएगी तो बच गया राज्य। ये राज्य ही है जो शोषण बड़ा तेजी से करता है और ये पूंजीपतियों का साथ देता है, जो कैपिटलिस्ट है उनका साथ देता है। तो राज्य को भी खत्म कर देंगे, लेकिन पहले नहीं, पहले समाजवाद को लाएंगे, समाज में बराबरी लाएंगे, और पूंजीपति को खत्म करके उनके सभी संसाधनों गरीबों में बांट देंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जब राज्य को खत्म कर देंगे तो उसके बाद एक नया स्टेज आएगा। उस स्टेज को कहा जाता है कम्युनिज्म। क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या होता है, समाजवाद में पूंजीपति तो खत्म हो जाते हैं और राज्य इसलिए यहाँ पे रहता है ताकि जो बच्चे खुचे पूंजीपति उनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और राज्य जो सारे पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट है जब वो खत्म हो जाएंगे तो राज्य कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तक राज्य रहेगा फिर से ये कैपिटलिस्ट लोग जन्म ले लेंगे और फिर से शोषण स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अब राज्य को ही खत्म करेंगे इस वाले स्टेज में। तो ये जो 2 स्टेज हैं ये अब आएंगे कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये सब स्टेज आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वाले युग में क्या होगा दोस्त, सभी को बराबर बराबर बांट दी जाएगी, जैसे सबके पास इक्वलिटी होगी। देखो समाजवाद के अंदर इंसान के पास जो योग्यता है, जो इंसान के पास योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जो वो कैपेबल है काम करने में वो करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो लेगा, है ना। योग्यता के अकॉर्डिंग मिलेगी उसको और उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। जैसे कि एक मजदूर है तो मजदूर को मजदूर के अकॉर्डिंग मिलेगा, और कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलेंगे। समाजवाद के अंदर सब कुछ इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे योग्यता की बात करता है, लेकिन जब राज्य ही खत्म हो जाएगा, साम्यवाद के अंदर क्या बोलता है, ये इंसान काम तो योग्यता के अकॉर्डिंग करेगा। साम्यवाद के अंदर, कम्युनिज्म के अंदर है, सोशलिज्म के अंदर योग्यता के अनुसार करेगा, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करेगा, है ना। लेकिन
पैसा जो उसको मिलेगा वो उसके योग्यता के अनुसार ही मिलेगा। साम्यवाद के अंदर ये होगा कि इंसान काम तो अपनी योग्यता के अनुसार कर रहा है, लेकिन उसको मिलेगा उसके जरूरत के अकॉर्डिंग। मान लो एक इंसान है जिसके 4 बच्चे हैं और एक और फैमिली है जिसके 8 बच्चे हैं, तो उसको जो 4 बच्चे हैं उसको 4 बच्चे के ही अकॉर्डिंग मिलेगा। बेशक वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, है लेबर हो, मजदूर हो, लेकिन उसको मिलेगा उतना ही जिससे 4 बच्चों को वो पाल सके। और एक चाहे वो कुछ भी हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो, उसको मिलेगा उतना ही जिससे वो 8 बच्चों को पाल सके। इससे ज्यादा फालतू मिलेगा तो फिर से वो पैसा इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करके फिर से वो बन जाएगा पूंजीपति और शोषण स्टार्ट कर देगा। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति तक, है ना, जब ये खत्म हो जाएंगे, देखो जैसे प्रिमिटिव स्टेज था पहला, उसके बाद कैसे सब दास युग वगैरह आया, फिर सब जमींदारी प्रथा है ना, लैंडलॉर्ड आए, और कैसे कैपिटलिस्ट लोग आए, ये सब जब हो जाएगा तो इसके बाद समाजवाद जब आएगा तो समाजवाद में पूंजीपति तो खत्म कर देंगे लेकिन स्टेट रहेगा। तो साम्यवाद जब आएगा तो राज्य को ही खत्म कर देंगे, समझे। और राज्य को खत्म कर देंगे तो इंसान अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा, है ना, जो उसके पास कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा और अपने नीड के अकॉर्डिंग पैसा लेगा, समझे, ताकि रिसोर्सेज भी इकट्ठी नहीं होगी और समाज में इक्वलिटी भी बनी रहेगी। दोस्तों इस तरीके से समाजवाद और साम्यवाद एक ऐसी थ्योरी हुई जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो थ्योरी दिया गया है इसके बारे में हम पहले ही वीडियो डाल दिया है, बड़ा डीपली समझाए हैं, जाके देख लेना। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने लिंक डाल दिया है। इसी पॉइंट को कहा गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसमें एक क्लास शोषण करता है, एक्सप्लोटेशन करता है, और एक क्लास ऐसा जिसका शोषण होता है, जिसका एक्सप्लोटेशन होता है। शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, ठीक है दोस्त, एक्सप्लोटेटेड एंड जिसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो ये दोनों ही एक काल्पनिक विचार है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया जा रहा है, इसका वास्तविकता से कुछ भी संबंध नहीं है, है ना। क्योंकि देखो पूंजीपति सब खत्म होंगे नहीं, और सब पूंजीपति थोड़ी देर सब शोषण करके बने हैं भाई, सब कोई ऐसे पूंजीपति भी तो वो मेहनत करके है, अब थोड़ी उनको चक्कू मार के पैसा छीन लेंगे उनका। काफी सारे पूंजीपति ऐसे हैं जो भाई मेहनत करके अपने दम पे आगे बढ़े हैं। तो इस तरीके से हम आज कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना कहीं थोड़ा गड़बड़ वाला है, इसमें थोड़ी बात है। और देखो साम्यवाद में वो वाकई कह रहा है यहाँ पे कि स्टेट को ही खत्म कर देंगे। जब राज्य को ही खत्म कर देंगे तो कोई बाउंड्री नहीं रहेगा, अब कोई बाउंड्री नहीं रहेगा तो वहां पे कोई कानून नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, कोई इंसान किसी को सर फोड़ देगा, कोई कानून नहीं रहेगी, इसमें तो गड़बड़ ना हो जाएगा यार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। चल इसको थोड़ा समझते हैं हम, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो सरप्लस की यहाँ पे बात कर रहा है, एक ऐसा सिद्धांत यहाँ पे बता रहा है ये। मान लो एक मालिक है, वो अपने मजदूर से काम करवाता है 8 घंटा, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि कभी कभार वो उससे 12 घंटा काम ले लेता है। जो 4 घंटा ये फालतू काम लिया, उस 4 घंटे का पैसा ये अपने पास ही रख लेता है, इसको देता नहीं इस इंसान को, इसको पैसा सिर्फ 8 घंटे का ही देता है, इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से वो आज के मालिक क्या करते हैं, अपने मजदूरों, अपने किसानों या अपने वर्कर्स का शोषण करते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि सब के सब एक हो जाओ, ताकि सभी पूंजीपतियों को खत्म कर दो। कार्ल मार्क्स ऐसा कहता है। नेक्स्ट क्या रहा है ये, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास का तो स्ट्रगल हो रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक तरफ भाई आपका गरीब दिखेगा, एक तरफ आपका अमीर दिखेगा, तो ये क्लास का स्ट्रगल तो है ये, है ना, कि ये बेचारा क्लास काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इसके लिए भाई, क्योंकि ये बड़ा शोषण कर रहा है इन सब का। तो ये बोलता है क्लास स्ट्रगल है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जिसको खत्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, देखिए दोस्तों डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है ये, कि समाज में तानाशाही है, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। किसकी, ये बोलता है प्रोलेटेरिएट की, यानी कि प्रोलेटेरिएट। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जो समाज के अंदर सारे जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हो गए, लेबर यानी कि फार्मर्स हो गए, हमारे लेबर हो गए, जो वर्कर क्लासेस है, ये सबके सबकी सरकार हो जाएगी, इन सब की तानाशाही होनी चाहिए। पूंजीपति को खत्म कर दो, कैपिटलिस्टों को खत्म कर दो, तो इसकी बात कर रहे हैं। और कैपिटलिस्ट जब खत्म हो जाएंगे तो सोशलिज्म आ जाएगा, जब स्टेट खत्म हो जाएंगे तो कम्युनिज्म आ जाएगा। तो 2 सिद्धांत यहाँ पे दे रहे हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद और समाजवाद, ठीक है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। सोशलिज्म में टोटल इक्वलिटी आ जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, है ना। इंसान के अंदर जो भी संसाधन होगा सब में बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा सब इंसानों में बांट दिया जाएगा, ना कोई शोषण होगा, पूंजीपति सब नहीं रहेंगे भाई, खत्म कर दिया जाएगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात
कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी सिद्धांत समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या मैंने आप सभी को बताया। तो याद रहे जो जो बताया, तो कार्ल मार्क्स सारी बात जो कह रहे हैं बेशक ठीक है, और कहीं कहीं ये थोड़ा गलत साबित हो गया। देखो ये जो मार्क्सियन जो ये थ्योरी है ना यार, ये यहाँ पे सिंपल यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि एक क्लास ऐसा है जिसके दूसरा क्लास स्ट्रगल कर रहा है ना। तो एक तरफ एक क्लास है, उसके बगल में दोस्त एक उसका एक अपोजिशन है ना, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो पूंजीपति से गरीब हो, है ना, वर्कर क्लास हो, लेबर हो, जमींदार से लड़ाई कर रहा हो, दोस्त यहाँ पे आपका किसान हो, अपने स्वामी अपने राजा मालिक से कर रहा हो। लेकिन ऐसा तो जरूर है यार, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि समाज के अंदर क्या है, क्लास स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल ऑफ पावर है। किस तरह के साथ अपना पेट के लिए इंसान संघर्ष करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। तो इस तरीके से अब एक पॉइंट है रिलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म। आज के जमाने में इसकी क्या प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, क्या महत्व है, क्या सच में यह सिद्धांत इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर बात करें हम रिलेवेंस की, देखो कार्ल मार्क्स ने सब बात सही कहा और आपको दिख भी तो रहा है ना, लेकिन उसने सोल्यूशन बताया ना, वो 1 पैसा के नहीं है यार। कैसे, देखो इसने कहा कि स्टेट को ही खत्म कर देंगे। अब स्टेट को जब खत्म कर देंगे तो वहां पे देखो आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबकी सोच अपनी अलग अलग है। जब इंसान बैठेगा कोई कानून बनाने के लिए तो उसका सर फोड़ेगा, कोई उसका सर फोड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा यार। एक दोस्तों यहाँ पे एक थिंकर है बारकर ने क्या कहा है ना, बुढ़वा दाढ़ी वाला, इनकी जो बात है कार्ल मार्क्स की वो बिल्कुल काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बुढ़ापा में सटिया गए हैं तो पनी खामे कहा क्या कह गए हैं, लेकिन बात पता है कि यार जो गरीब हो या अमीर की जो कह रहे हैं ये सब बात तो ठीक है यार। बाकी जो इन्होंने ये कहा सोल्यूशन वाली बात कि नहीं हम स्टेट खत्म कर देंगे, सोशलिज्म में सभी ये हो जाएगा, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि इन्हें क्रांति की बात करी। हमें पूंजीपति को खत्म करने के लिए कोई सा भी कदम उठाना पड़े तो किसान और मजदूर उठाएंगे, वर्कर क्लासेस मिलकर उठाएंगे, जो कि सरासर थोड़ा सा यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंसा को बढ़ावा देकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब इस बुढ़ा को हम हिंसा का पाठ सिखाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, यही सिखाएंगे। चलिए थोड़ा बात करते हैं हम गांधीज्म की। देखो क्या होता है, गांधीवाद थ्योरी आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, देखो कुछ भी करना है तो प्यार से करोगे तो अच्छा इंसान झुक जाएगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। गलत बस मसला दोस्त। चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं गांधीज्म की, किसकी, गांधी की विचारधारा की, है ना। देखो गांधी जी अपने समय के महान नेता हुए, सम्मान है इनको। तो पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर छोड़ो पूरी दुनिया में परचम हिलाने वाले और परचम जमाने वाले भारत के पहले नागरिक हुए, पहले बैरिस्टर हुए जो अफ्रीका में पांव रखा। 1869 में जन्म हुआ था भाई इनका, 12 साल में शादी कर दी गई थी कस्तूरबा गांधी से। एक समय इन्होंने ठान लिया था, बचपन जब थे तो स्वभाव से बड़े शांत स्वभाव के थे, ये ऐसे ही हंसते थे बचपन में भी, ऐसी डांट वाट फाड़ के यार थोड़ा, लेकिन अच्छा लगता था। गांधी जी के बारे में सब आप बहुत सब जानते हो, है ना, तो मैं फटाफट बता दूंगा गांधी जी के बारे में। तो ऐसा तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं गांधी जी के बारे में। चलिए समझते हैं पहले हम। तो गांधी जी की विचारधारा हमेशा सत्य पे, अहिंसा पे, साध्य और साधन पे आधारित रही है। ये बोलते हैं कि आप स्वदेशी अपनाओ, क्या बोलते हैं ये, स्वदेशी अपनाओ, है। असहयोग आंदोलन में उठाया था उन्होंने बात, यही तो उठाया था ना यार, कि स्वदेशी अपनाओ, है, चरखा को अपनाओ, देश के अंदर जो भी है कैसा भी है अपने अपनाओ, तभी भाई ये इंसान पूरे दिन और अपनी पूरी जिंदगी में धोती कुर्ता में निकालती है यार, स्वदेशी अपनाओ, है ना। तो इसलिए जो गांधी के पास था ही क्या यार, शरीर पे भी धोती ऐसे रहते थे, पूरे अंग्रेजों को हिला दिए थे, है ना। तो इकोनॉमी के सेक्टर में ये बोलते थे अपने ही देश की चीजों को अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार करो, छोड़ो उसको, हटाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये पहली चीज थी इकोनॉमी में, क्या, चरखा, हैंडीक्राफ्ट और अपने देश का अपनाना। और सबसे बड़ी बात गांधी की ये थी यार, ये पश्चिमी सभ्यता का बड़ा तगड़ा विरोध करते थे। ये बोलते थे जो है ना वेस्टर्नलाइजेशन, इसका विरोध करते थे। ये वेस्टर्न की जो सिविलाइजेशन है इसमें कुछ भी नहीं है, ना बोलने चालने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना रहने का ढंग है। रोडे पे सब स्टार्ट हो जाता है यार कुछ करना है, किस भी ऐसी कर लेता है, ऐसा थोड़ी होता है, सभ्यता होता है यार, कमरा में क्या जाता है ये सब। मजाक कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन यहाँ पे ये चीज बड़ा अच्छा लगा गांधी जी का, कि गांधी जी ने ये मतलब खुल के ये कहते हैं, बेशक ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत पूछ हुआ भी करती थी, लेकिन ये बात तो है कि वेस्टर्न कल्चर की जो भी वस्तुएं हैं ये उसका खुद विरोध करते हैं, और उनका पहनावा, रहन सहन का ढंग, इसका भी पूरा विरोध करते हैं। हमारी अपनी कल्चर, हमारी अपनी सभ्यता है,
उसको बढ़ावा देते हैं। तो गांधी जी के दोस्त यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात रही। इसी वजह से भाई गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है और पूरी दुनिया में एक नाम जाना जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको गांधी जी ने काफी इंपॉर्टेंस दिया है। ये है भाई आपका स्टेट। ये बोलते हैं स्टेट जो है ना ये काफी पावरफुल है, इसके बाद सब मानो, कॉन्स्टिट्यूशन को सब फॉलो करो, लेकिन शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। जो पावर्स होते हैं ना उसको बांट दो, और बांट दो कैसे बांटो? सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गांव में पंचायत और शहर में नगर पालिका होता है, म्युनिसिपैलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पावर्स को बांटोगे तो तानाशाही भी नहीं आएगी, डिक्टेटरशिप भी नहीं आएगी। गांधी जी जो है ना यार वो डिसेंट्रलाइजेशन के बड़े पक्के सपोर्टर थे यार। वो कहते थे कि गाँव की प्रॉब्लम क्या है वो एसी में बैठा बंदा नहीं समझ सकता, इसलिए गाँव में ही पंचायती होनी चाहिए और शहरों में नगर पालिका होनी चाहिए। इसी को सपने को साकार करने के लिए 1993 में, बड़ा लेट हुआ यार, क्योंकि जो गांधी चाहते थे पंचायती व्यवस्था हो वो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में डाल दिया गया था अनुच्छेद 40 के अंदर, जो कि स्टेट पे निर्भर करते लागू करे या ना करे। लेकिन 1993 में इंप्लीमेंट कर दिया गया पूरे भारत के अंदर कि पूरे भारत में पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, इससे पहले भी दोस्तों राजस्थान का एक जिला है भाई, नागौर जिला, जहाँ पे भारत में सबसे पहले पंचायती की शुरुआत करी गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले पंचायत की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन 1993 में पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया गया कि पंचायत रहना कंपलसरी है गांव में, और शहरों में म्युनिसिपैलिटी क्या नगर पालिका। तो दोस्त ये हो गया। ये कोटेज इंडस्ट्री को मानते थे। कोटेज मतलब होता है लघु उद्योग, है ना। बड़े बड़े इंडस्ट्री ना हो चलेगा, बट देश के अंदर छोटे छोटे उद्योग बना डालो, हर तरह के अपने उद्योग हो, स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। और ये चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप हो। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि हर जगह पे छोटी छोटी काउंसिल बना दी जाए, ताकि मान लो कि एक गांव है, उस गांव में एक काउंसिल हो, इस गांव में एक काउंसिल हो, इस गांव में एक काउंसिल हो, ताकि उस गांव की प्रॉब्लम को उस जगह पे रहने वाले लोग समझ सके। इसको ही कहते हैं ट्रस्टीशिप। चलिए दोस्तों, तो यहां तक तो भाई ये क्लियर है। अब बात आती है एंड्स एंड मीन्स की। चलिए इसको समझते हैं भाई। गांधी जी है कहते क्या था, इसका मतलब क्या होता है? एंड्स एंड मीन्स का मतलब क्या होता है? देखो, एंड्स का मतलब क्या होता है? साध्य, हिंदी में कहते हैं इसको साध्य। और मीन्स का मतलब होता है माध्यम। क्या होता है? माध्यम। यानी कि साध्य का मतलब, अब मैं अपने शब्दों में कहूं तो इसका मतलब दोस्तों होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य इसका मतलब होता है। और इसका मतलब होता है क्या? आपका माध्यम, यानी कि मेथड। अब एग्जांपल दूं इसको समझने के लिए। मान लो आपका सपना है आईएएस बनने का, तो आपका जो सपना है वो आपका लक्ष्य हो गया। क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका साध्य, ठीक है। वो हो गया आपका लक्ष्य। क्या? मान लो आपका सपना है आईएएस बनना, तो आपका वो हो गया लक्ष्य, यानी कि साध्य, यानी कि एंड्स। अब आईएएस बनने के लिए आप कोचिंग जाओगे, पढ़ाई करोगे, ये तरीका अपनाओगे, वो तरीका अपनाओगे, तो जो उस चीज को पाने के लिए आप जो मेथड, जो तरीका अपना रहे हो, उसको कहते हैं माध्यम, यानी कि मीन्स। तो समझ में आ गया ना किसको कहते हैं एंड्स और मीन्स। गांधी जी यही कहते थे कि एंड्स और मीन्स पे बल दो, साध्य और साधन पे बल दो। और साध्य की प्राप्ति के लिए आपका जो मीन्स, जो आपका माध्यम है, काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं इस पूरी वीडियोस को आसानी में इसलिए समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए मेरा लक्ष्य क्या है, आप सबको समझाना। आप सबको समझाने के लिए मैं यूज क्या कर रहा हूं भाई? डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूं, पीपीटी यूज कर रहा हूं, ये सब यूज कर रहा हूं आप सबको। तो यही तो है, साध्य समझाना है, साधन दिख रहा है आप सभी को सामने। तो इस तरीके से गांधी जी का विचार था कि पूरे समाज के अंदर जो है ना ये मीन्स, ये इसका ध्यान रखो। मीन्स का ध्यान रखोगे तो केयर अपने आप हो जाएगा किसका? एंड्स का। यानी कि मीन्स जितना स्ट्रोंग है, आपका माध्यम जितना स्ट्रोंग रहेगा, एंड्स की जल्दी उतनी ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो एंड्स और मीन्स की ये बात करते हैं। अब लास्ट का पॉइंट आ चुका है। लास्ट में क्या कहते हैं? सर्वबोध्य मूवमेंट। इसमें क्या होता है? सर्वबोध्य, सर्वबोध्य, सब जगह से उदय है, सर्व, सभी जगह से उदय। देखो, गांधी जी का सपना था कि भारत के हर एक नागरिक को, चाहे वो पिछड़ा हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, किसी भी जाति का हो, दलित हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, सभी को एक साथ आगे लेके चलना है, तभी समाज का कल्याण होगा। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, स्त्री लिंग हो, पुरी लिंग हो, जो भी हो यार, सबको आगे लेके चलना है। तो गांधी का ये सपना रहा, और इसको सर्वोदय मूवमेंट के तहत गांधी जी ने ये किया, सभी को एकता में बांधने का काम किया, ताकि सभी को एक साथ आगे लेके चलेंगे तो समाज में इक्वलिटी भी होगी।
लिबर्टी भी होगी और फर्टिनिटी भी होगी, जिससे हमारी यूनिटी बनी रहेगी। समझे तो गांधी जी सबको यूनाइट करना चाहते थे, बांधना चाहते थे एक बंधन में, ताकि हम सब एक भारतीय रूप में रहे। इंसान होना जरूरी नहीं है दोस्तों, इंसान में इंसानियत होना भी जरूरी है, जो कि गांधी जी के अंदर में था, और गांधी जी पूरे भारत में चाहते थे यही इंसानियत। तो दोस्तों इस तरीके से भाई ये थी पूरी गांधी जी की विचारधारा, और आज की इस वीडियो में हमने देखा। दोस्तों इस समय लाइव क्लासेस चल रही है हमारे पेड क्लासेस के अंदर, 200 रुपए मात्र आपके सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, क्लास 11 से लेकर 3rd ईयर तक। यानी कि आप 10th में हो या 12th में, यानी उसके अंदर आप 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है दोस्तों, मात्र 200 रुपए में उसकी क्लासेस दी जा रही है। याद रहे ये 200 रुपए में जो क्लासेस दी जा रही है, ये वो स्टार्टिंग सिर्फ 1000 बच्चों तक की है। जब 1000 बच्चे रजिस्टर कर लेंगे, जिसके लिंक मैंने नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको जाना है वहां पे जाके आपको सिंपल पेमेंट करके रजिस्टर कर लेना है। हमारी टीम की तरफ से आपके पास एक कॉल आएगा, और कॉल के बाद आपकी क्लासेस को डन कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट की रिगार्डिंग आपको स्पेशल क्लासेस मिला करेगी रेगुलर बेसिस पे। तो दोस्त फटाफट जाए और लाइव क्लासेस, यानी कि दोस्तों ये जो पेड क्लास है ना, इस तरीके से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इस मनीष वर्मा से। तो प्लीज दोस्तों मौका दे, और जो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। तो इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग का समय है, फटाफट जाके अपने आप को जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ले ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो किस तरीके से सत्याग्रह कुरुम में गांधी जी ने फैलाया, याद करो दोस्त, जब गांधी जी अफ्रीका जा रहे थे, अंग्रेजों ने उठा के ट्रेन से फेंक दिया था, उनकी चमड़ी थोड़ी काली हुआ करती थी। पता है यार, गोरे काले में कैसा भेद हो चल रहा था, अफ्रीका में बड़ा डंका बजा के आए थे यार। गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, उठाया अंग्रेजों ने, क्योंकि फर्स्ट क्लास एसी में बैठ गए थे, वहां पे अंग्रेज बैठते हैं, और गांधी जब बैठे, अंग्रेज आए, 2 पाँव उधर से उठाया, 2 पाँव उधर से उठाया, उठा के फेंक दिया। गांधी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, ट्रेन से फेंका तो मैं पूरे भारत से उठा के फेंक दूंगा। और गांधी जी ने वही किया। 1947 का समय था, 1947 में पूरे भारत से अंग्रेजों को उठा के फेंक डाला, हमें आजादी भी मिल गई। देखो सत्याग्रह के रूप में, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे खेड़ा को, चाहे अहमदाबाद को, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसके बाद भारत की आजादी हो, गांधी जी भारत के एक नायक के रूप में उभरे और भारत के राष्ट्रपिता बने। और आज के रूप में गांधी जी के जो विचार है, उसका रिलेवेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। गांधी जी के विचारों का रिलेवेंस क्या है? देखो गांधी जी के ऐसे विचार ही नहीं है जो आज भी ना हो और आज के लिए वो ठीक ना हो, ऐसा तो कोई ऐसा विचार नहीं है। भाई सत्य, कौन चाहता है कि भाई सत्य पे चलना चाहिए? आज सब चाहते हैं अहिंसा हो, है ना, हिंसा ना हो, वहां पे अहिंसा, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वॉयलेंस होना चाहिए, और सब चाहते हैं इसको प्रमोट करना। तो गांधी जी के विचार जैसे कि सभी में इक्वलिटी होना चाहिए, सभी वर्ग को, सभी क्लासेस को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ये सब होना बहुत जरूरी है। तो सत्य पे, अहिंसा पे बल देना, और साध्य साधन पे बल देना, स्वदेशी को अपनाना है दोस्तों, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये आज के जमाने में भी काफी रिलेवेंस है, जो आज से कब दोस्तों, चाहे वो 100 साल या 150 साल पहले हुआ करती थी, जो आज भी इतनी ही जरूरी है जो उस समय जरूरी हुआ करती थी। तो गांधी जी के विचार आज के जमाने में रिलेवेंस है, लेकिन आज किस तरीके से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये थोड़ा दुख होता है इसको सोचकर। और गांधी जी होते तो गांधी जी को भी दुख होता, लेकिन गांधी जी नहीं है, तो लेकिन उनके सिद्धांतों को भी हमें पालन करना चाहिए, और सत्य और अहिंसा, और फिर इसमें कहता हूं दोस्तों, प्यार के द्वारा ही सभी चीजों को हासिल किया जा सकता है। चंपारण में खड़े थे भाई, पुलिस वाला भगा रहा था इनको, लेकिन चंपारण के अंदर में रुके नहीं, खड़े रहूंगा चाहे मार दो जान से ही। लेकिन चंपारण में जीत हुई, किसानों को, मजदूरों को कंपनसेशन भी मिला, और चंपारण के बाद ही उन्होंने भाई अपना डंका बचा डाला। अहमदाबाद, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह गांधी जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके थोड़ा शेयर करना, और ये सब्सक्राइब करोगे ना यार, देखो इसके आगे जो नंबर, ये नंबर नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरी फैमिली है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सबको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।